तो एग्ज़ाम तो भाई तब ना पास होगा जब मतलब जो है आप क्या करोगे कि पढ़ोगे। तो कौन-कौन सा सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा, तो हम अब एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या कि बीटीएससी से रिलेटेड, यानी कि बीटीएससी से रिलेटेड जो है बीटीएससी से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे जो वेटेज वाला पेपर होगा, उन वेटेज वाले पेपर का हम लोग पहले पेपर को यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपके प्रिपरेशन में एक मजबूती मिलेगी और आपको कुछ करना नहीं है, इसका कोई भी नोट्स वगैरह कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ़ बैठ कर के जब आप फ्री टाइम रहेंगे उसको मतलब उस समय क्या कीजिए कि कान में आप ईयरफ़ोन डालिए और उसको आराम से सुन लीजिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा और बहुत सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले देखिए कि बहुत सारे ऐसे तो मतलब बहुत ये सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोगों का क्या है कि हम बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? बीएम जिसको आप लोग बोलते हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखिएगा तो 20 से 25% क्वेश्चन आपका मतलब जो है इसी पेपर से आने वाला है। तो इसमें हम लोग सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे, ये देखेंगे क्या कि हम लोगों का जो है ये हम लोगों का क्या देखेंगे? ये चलो ये क्या है कि बिहार बीटीएससी के थ्रू जेईई की बहाली आ रही है, ठीक है ना? जेईई की जो है बहाली आ रही है। अब उसके जेईई की जो बहाली आ रही है, उसमें कौन-कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा आपका बिल्डिंग मटेरियल का रहेगा। तो बिल्डिंग मटेरियल में जैसे ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब का पार्ट सबसे अधिक रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है आज ब्रिक का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको कुछ करना नहीं है, कोई नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फ्री टाइम में रहते हैं, उस समय इसको देख लेना है। देखने से क्या होगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे और जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन जो आएगा तो वहाँ पर आपको हिट करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो है क्या होता है कि इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बिल्डिंग मटेरियल का, तो इसीलिए हमने मतलब इसी पार्ट को लेके आया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक, इंग्रेडिएंट में ये 6 यानी कि जो है कितने 5 पार्ट जो होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं किसका? ब्रिक का, ठीक है? इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि ब्रिक को बनाने में 100% मटेरियल का जो यूज़ होता है, तो इसमें सबसे अधिक जो क्वांटिटी यानी कि परसेंटेज रहता है किसका रहता है? तो सिलिका का रहता है। तो बोला जाता है कि मेन इंग्रेडिएंट जो होता है सीमेंट का इसका ब्रिक का वो कौन-सा होता है? तो सिलिका होता है, ठीक है? सिलिका। ये डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि ब्रिक में जो सिलिका का परसेंटेज होगा वो कितना होगा? तो 50 टू 60% होता है, ठीक है? कभी-कभी 63 भी दिया हुआ रहता है, ऑप्शन में अगर 1 परसेंटेज दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस हिसाब से इक्विवेलेंट में जाके मार लेना है। उसी तरीके से यहाँ पर एल्यूमिना के बारे में दिया हुआ है। एल्यूमिना का भी परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है कि 20 से 25-30% जो होता है क्या होता है कि ब्रिक में एल्यूमिना होता है। उसी प्रकार से लाइम, लाइम का 10% होता है और ये जो होता है पाउडर फॉर्म में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? लाइम जो होते हैं क्या होता है कि पाउडर फॉर्म में जुड़ा रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाउडर फॉर्म में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है? तो हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आयरन, आयरन जो है क्या होता है कि 7% से कम होना चाहिए, यानी कि 5 से 6% भी अगर होता है आयरन तो चल सकता है, ठीक है? उसी तरीके से मैग्नीशिया का अगर भी परसेंटेज यहाँ पर डिसाइड है कि लेस देन 1% होना चाहिए, ठीक है? इन सारे इंग्रीडिएंट के मिलने से ही क्या होता है कि ब्रिक जो है बनता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इन सारे इंग्रीडिएंट में, तो ये देगा कि सिलिका का परसेंटेज कितना है, एल्यूमिना का कितना परसेंटेज है, लाइम का क्या परसेंटेज है और आयरन का क्या परसेंटेज है और मैग्नीशिया का क्या परसेंटेज है। अच्छा, अब जो ब्रिक बनाने के लिए सिलिका, लाइम, एल्यूमिना यानी कि जो है क्या कहते हैं कि मैग्नीशिया, देखो इसको एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। एस का ले लो एस, सिलिका का, एल्यूमिनियम का ले लो ए, स, लाइम का ले लो एल और आई ले लो आयरन से और जो है एम ले लो क्या? तो मैग्नीशियम, ठीक है? तो सलीम इस तरीके से याद रखना है, यानी कि सिलिका का हाईएस्ट परसेंटेज, उसके बाद एल्यूमिना का, उसके बाद जो है लाइम का, उसके बाद आयरन का और उसके बाद मैग्नीशिया का होता है, ठीक है? तो ये परसेंटेज ध्यान में इस तरीके से रखना है। ये होता है कितना? तो 50 से 60% और इसका जो होता है कितना? तो 20 से 30%। ये कितना होता है? तो 10% और ये होता है लेस देन 7% और ये जो है क्या होता है? लेस देन 1%, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब इन सारे चीज़ों का जो ये होते हैं
कि इसका क्या काम है, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होता है ब्रिक का, ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करता है कि सिलिका जो है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये श्रिंकेज होने से और क्रैकिंग होने से मतलब जो है क्या करता है कि बचाता है। उसके बाद जो है ये यूनिफॉर्म शेप देने में मदद करता है, यानी कि ब्रिक का जो यूनिफॉर्म शेप देता है वो कौन, तो सिलिका के वजह से क्या होता है कि ब्रिक का यूनिफॉर्म शेप होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है। लेकिन समटाइम अगर मान लेते हैं कि आपका जो है क्या हो कि ये परसेंटेज ऑफ सिलिका अधिक हो जाए, आप 50 to 60% से अगर अधिक हो जाता है, तब उस केस में क्या हो जाएगा, तो ब्रिक ब्रिटल हो जाएगा। और ब्रिटल कोई भी चीज जो मतलब ब्रिटल होता है तो उसकी फेल्योरिटी की चांस अधिक हो जाता है, यानी कि वे वीक हो जाएंगे ऑन बर्निंग एंड कहते हैं कि क्या हो जाएगा कि टूट भी सकता है उसके कॉर्नर्स वगैरह जो है जैसे ही, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है, तो कोहिजन लॉस की वजह से होता है। तो ये पार्ट भी पूछा जाता है कि एक्सेस ऑफ सिलिका के उपस्थित होने की वजह से ब्रिक पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद एल्यूमिना की बात करते हैं, तो देखो एल्यूमिना जो है क्या करता है कि प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ब्रिक को बनाते वक्त, मतलब जो है हम लोग कले को जो मिक्स करते हैं आगे पढ़ेंगे अभी, तो उसको प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कौन करता है, तो एल्यूमिना करता है। अगर मान लेते हैं इसकी क्वांटिटीज अधिक हो जाता है तो इसमें भी क्या होगा कि श्रिंकेज इंक्रीज कर जाएगा और वार्पिंग जो है इंक्रीज कर जाएगा ड्राइंग के वक्त, ठीक है। और इसके वजह से अगर अधिक ये क्वांटिटी हो जाएगा तो इसमें जो है क्रैक डेवलप्ड होने लगता है, ठीक है। और कॉर्नर इसके वजह से भी क्या होता है कि डिफॉर्म्ड होने लगता है। तो ये चीज भी याद रखना है आपको। अगला देखते हैं हम लोग कि अगला अगर मान लेते हैं कि आयरन लाइम लाइम जो है मिक्स होता है किसमें, पाउडर फॉर्म में मिक्स किया जाता है। तो देखो इसको एक फ्लक्स के रूप में यूज किया जाता है, और श्रिंकेज जैसे यहाँ पर श्रिंकेज की थोड़ा सा हो सकता है कि हीटिंग के वक्त अधिक हो जाए, तो उसको श्रिंकेज को रिड्यूस करने का काम कौन करता है, तो लाइम करता है, ठीक है। और देखो ये क्यों आता है, तो काउज ऑफ सिलिका कले इज मेल्ट ऑन द बर्निंग एंड देन दे जो है हेल्प टू बाइंड इट, यानी कि क्या होता है कि इसको बाइंड करने में, यानी कि सिलिका को बाइंड करके रखने में मदद करता है कौन, तो लाइम, ठीक है। अगर इसका एक्सेस हो जाए यानी कि 10% से ज्यादा जब यूज करने लगते हैं तो क्या होगा कि इसकी शेप जो होता है यूनिफॉर्म शेप नहीं रह करके इसे मतलब जो है टेरावे का हो सकता है। तो यानी कि शेप बिगड़ती है, अगर एक्सेस ऑफ लाइम का यूज करने से ब्रिक में क्या होता है कि शेप जो है बिगड़ने लगता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग कि अगर आयरन के वजह से क्या होता है, तो आयरन के वजह से जो है क्या हो सकता है उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखो हमारा क्या है कि एक स्लाइड आगे चले गए, आयरन आयरन की वजह से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आयरन की वजह से देखो आयरन लेस देन कम होना चाहिए, ये भी फ्लक्स के रूप में ही यूज किया जाता है। और ये जो रेड कलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक जो रेड कलर का दिखता है किस इंग्रेडिएंट यानी किस मटेरियल की वजह से जो है दिखता है, तो वो आयरन की वजह से रेड जो है दिखाई देता है। और ये स्ट्रेंथ यानी कि जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि आयरन क्या करता है कि ब्रिक में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और स्ट्रेंथ होगा तो वो क्या होगा कि हार्डनेस भी जो है जनरेट करता है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि इसकी क्वांटिटी अधिक हो जाती है तो वो जो है प्रोवाइड डार्क ब्लू कलर, यानी कि जो है क्या होगा कि पकने के बाद वो ब्लू कलर का दिखने लगेगा और ब्लैकिश कलर जो है दिखने लगेगा, ठीक है। अब उसी तरीके से मैग्नीशिया है, सारे ग्रेडियंट इंग्रेडिएंट का जो है इंपॉर्टेंस है अपने आप में, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखना है। कहता है कि इम्पार्ट येलो कलर, येलो कलर किसके वजह से दिखता है, तो मैग्नीशिया के वजह से। ये श्रिंकेज होने से बचाता है। इट बर्निंग इट काउजेज टू द कले इज सोफेन एंड स्लोअर रेट देन डज नॉट टाइम एंड रिड्यूस द वार्पिंग, यानी कि जो वार्पिंग को घटने में जो है क्या करता है कि टाइम को क्या जो है शलो करता है, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं कि एक्सेस ऑफ एल्यूमिना हो जाएगा तो डिके ऑफ ब्रिक एंड गिवन टू द येलोइश कलर, यानी कि क्या हो जाएगा डिके होने लगेगा और येलोइश कलर होने लगेगा। तो इस चीज इसमें सबसे ज्यादा अगर जो है इंपॉर्टेंट है तो वो है आयरन, एल्यूमिनिया और सिलिका, ठीक है। लाइम के बारे में बहुत कम बार पूछा गया है, इसीलिए आपको जो है ध्यान में रखना है किस किस चीज को, तो सिलिका को, एल्यूमिना को, उसके बाद आयरन को, ये हमेशा रखना ही रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों को हम लोग छोड़ देंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कब कौन सा क्वेश्चन पूछ दे कहना मुश्किल है। अब देखो ये पार्ट कितने एग्जाम में कहाँ कहाँ पूछा गया है, तो देखो आप अगर देखोगे तो ये मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है। देखो तुम यहाँ पर देखो क्या कहता है कि ईएससी प्रीलिम 2023 में, डीडीजीई 2023 में पूछा गया है। उसके बाद जो है अंडरस्टा जेई जेई में पूछा गया है। उसके बाद जो है यूके पीएससी जेई में पूछा गया है, यूके पीएससी एई में पूछा गया है पेपर 2 में 2022 का। और जो है ये क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है,
पीएससी में पूछा गया है, एई 2022 में। तो देखो 2022 में कितने सारे स्टेट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसीलिए आप अगर बिल्डिंग मटेरियल का जब तैयारी करते हैं तो ये वाला पार्ट को तो एनी हाउ रट के जाना है, आपको रट के जाइए या इस पर जितना हो सके क्वेश्चन को लगा करके जाना है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे के स्लाइड में भी सेम चीज है। अब देखो हम लोग इसमें कुछ ये देखेंगे कि ब्रिक को बनाते वक्त ध्यान रखना है आपको कि लिक्विड लिमिट जो होता है ब्रिक अर्थ का, जो मटेरियल का यूज करते हैं, वो 25 से 38% के बीच होना चाहिए और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 से 13%। ठीक है, तो एक होता है लिक्विड लिमिट और एक होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये जो है कितना होना है 7 से 13%, और ये जो होना चाहिए 25 से 38%। तो देखो इस चीज को लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हैं, वहां पर हम लोगों को इस चीज को अच्छे से जो है जानना है। ठीक है, अब कहते हैं हार्मफुल सब्सटेंस इन ब्रिक। तो देखो ये पार्ट नहीं भी आ सकता है, लेकिन ध्यान में रखना है कि जैसे एल्कलीज होते हैं या ग्रेवल टाइप का मटेरियल होगा या लाइम होगा या ऑर्गेनिक मटेरियल वेजिटेबल्स ज्यादा होंगे तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, यानी कि जो है ये क्या होगा ब्रिक के लिए जो हार्मफुल होगा। तो ये सोच करके आपको मारना है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो कहता है कि वेन डायग्राम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स को कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इस पार्ट को आपको याद रख लेना है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक कैसे होता है। तो जैसे सबसे पहले क्या करते हैं कि मिट्टी का हम लोग अनसॉइलिंग करते हैं, उसके बाद जो है डिगिंग करते हैं, खोदते हैं, उसके बाद वेदरिंग करते हैं, वेदरिंग फिर जो है उसको ब्लेंडिंग मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद टेम्परिंग करते हैं, उसके बाद नीडिंग या पगिंग मिल में डालते हैं, उसके बाद मोल्ड में डाल करके उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग अनसॉइलिंग सॉइलिंग का मतलब क्या है कि कोई जमीन से मिट्टी निकाल करके आपको क्या बनाना है कि ब्रिक बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके कुछ पार्ट को मिट्टी को हटा देते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब जो है मोस्टली ये जो है इनऑर्गेनिक बहुत सारे प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको खोद करके मिट्टी को जो है निकाला जाता है और उसके बाद उसको खोदने के बाद कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है। वो जो है क्या होता है कि नेचुरल वेदर के साथ उसको रिएक्शन करने देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको जो है वेदरिंग कहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग फिर ब्लेंडिंग करते हैं, उसके बाद टेम्परिंग करते हैं, नीडिंग, ये सारे प्रोसेस को हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा किसके बाद करेंगे। अनसोलिंग के बाद डिगिंग ही करेंगे, डिगिंग के बाद वेदरिंग ही करेंगे और वेदरिंग के बाद ही हम लोग जो है ब्लेंडिंग करेंगे और टेम्परिंग करेंगे, उसके बाद नीडिंग करेंगे। जब सब हो जाएगा इन पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि मोल्डिंग कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं कि मोल्डिंग। मोल्डिंग दो प्रकार से होता है, एक हैंड मोल्डिंग होता है, एक मशीन मोल्डिंग होता है। ठीक है, तो दोनों चीज को याद रखना है। अब यहाँ पर देखो एक चीज ये है कि जब तीसरा यानी कि पहला प्रोसेस, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि साइट सिलेक्शन करना है जहां से मिट्टी को लेना है। दूसरा प्रोसेस करना है कि प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, यानी कि ब्रिक मटेरियल को प्रिपरेशन के दौरान ये सारे स्टेप हम लोग करते हैं। ठीक है, कितना स्टेप है तो अनसोइलिंग है, डिगिंग है, वेदरिंग है, ब्लेंडिंग है, टेम्परिंग है, नीडिंग है, और इसको पूरे को जो है क्या कहते हैं कि वो हम लोग क्या कहते हैं वेदरिंग ऑफ ब्रिक अर्थ। उसके बाद इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है क्या मोल्डिंग। मोल्डिंग दो प्रकार से किया जाता है, एक हैंड मोल्डिंग होता है और दूसरा जो है क्या होता है कि मशीन मोल्डिंग होता है। ठीक है, आगे अब क्या होता है कि मोल्डिंग हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तो अब उसको तो सुखाना भी पड़ेगा ना आपको। कुछ दिन के लिए सुखाते हैं, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। जब ड्राइंग कहते हैं तो ड्राइंग भी दो तरह से होता है कि आप बना दिए और नेचर में जो है छोड़ दिए और आराम से वो धूप पानी हवा लग करके वो जो है क्या हो रहा है कि सूख रहा है। दूसरा कि आर्टिफिशियल ड्राइंग भी होता है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिक को जलाते हैं। ठीक है, ब्रिक को क्या करते हैं कि जो है एक्चुअल में पकाते हैं, उस पकाने को ही हम लोग क्या कहते हैं कि बर्निंग कहते हैं। तो ये प्रोसेस आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, साइट सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, अनसॉइलिंग, डिगिंग, वेदरिंग और उसके बाद ब्लेंडिंग, टेम्परिंग, नीडिंग एंड मोल्डिंग। ठीक है, हैंड मोल्डिंग होता है और मशीन मोल्डिंग होता है। उसके बाद ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग दो तरीके से हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है और बर्निंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ सारा प्रोसेस जो हम लोग अभी यहाँ पढ़ रहे थे, अनसॉइलिंग क्या होता है। ठीक है ना, अनसॉइलिंग क्या होता है तो 20 से 30 सेंटीमीटर थिक टॉप लेयर्स को अर्थ के हटाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें कंकर्स, रूट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ईटीसी जो होते हैं उसको हम लोग अनसोलिंग कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि अनसोलिंग, उसके बाद जो है क्या होगा कि 4 ऑप्शन मार देगा। फिर उसके बाद डिगिंग क्या कहते हैं तो हम लोग सॉइल के एक्सवेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि सॉइल मास के डिगिंग जो है डिगिंग कहते हैं। ठीक है, एंड अनसॉइलिंग इज कॉल्ड डिगिंग। द डिगिंग ऑपरेशन शुड बी डन बिफोर रेन सीजन।
इस चीज़ को ध्यान में रखना है। रेनिंग सीजन में मतलब जो है डिगिंग ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेदरिंग, वेदरिंग में क्या होता है, अंडर दिस ऑपरेशन द एक्सकेवेटेड सॉइल इज लेफ्ट टू एक्सपोज वेदर, यानी कि वेदर में छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको क्या कहा जाता है कि वेदरिंग कहा जाता है। उसके बाद ब्लेंडिंग का आता है, तो ये जो है कहते हैं मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट विच इज नॉट प्रेजेंट सफिशिएंट क्वांटिटी इन द ब्रिक अर्थ, इसको मतलब जो है क्या कहते हैं कि ब्लेंडिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग शुड बी डन एट द टाइम ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के वक्त ही ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग का जो है काम किया जाता है, ठीक है। जो मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते हैं उस मटेरियल्स के डालने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उसमें एक जो है प्रक्रिया ये था कि टेम्परिंग, टेम्परिंग देखो, अंडर दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉइल मास, यानी कि कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर मास को जो है ऐड करके उसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब जो है उसको मिलाते हैं, और उसके बाद मास एंड नीडेड इज द प्रेजेंट, कहते हैं प्रेस्ड अंडर टू द फीट, यानी कि आदमी के द्वारा खींचा जाता है या कैटल के द्वारा खींच करके मिलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं। और नीडिंग और पगिंग जो है क्या होता है कि पगिंग इज मील, ये जो है मील होता है, यूज टू ऑपरेशन द पीक अर्थ इट इज कॉल्ड, यानी कि क्या होता है पगिंग और नीडिंग, ठीक है। यूज टू प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, ब्रिक अर्थ को बनाने के लिए जो मशीन का यूज किया जाता है उसको पग मिल कहते हैं, ठीक है ना, पग मिल कहा जाता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड ब्रिक टेम्परिंग इज डन इन द पग मिल, यानी कि अच्छा क्वांटिटी का अगर मान लेते हैं कि ब्रिक बनाना है तो आपको टेम्परिंग किस में करना है, तो पग मिल में करना है। और दिस ऑपरेशन, यानी कि पग मिल में जो टेम्परिंग करते हैं उसी ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, तो पगिंग कहा जाता है, ठीक है। ये सब पगिंग, नीडिंग, टेम्परिंग हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन के साथ रहता है। आप लोग देखिएगा, अभी अगर नहीं विश्वास हो तो एग्जाम में देखिएगा कि वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है, मशीन है, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है इतना, तो इस वजह से उस पर हम मतलब इतना फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि मोल्डिंग, मोल्डिंग मतलब जो है फॉर्मेशन ऑफ द, ये कैसे करना है हम लोगों को, तो कहता है कि रिक्वायर्ड शेप और साइज देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं कि मोल्डिंग कहते हैं, यानी कि जो है, और ये दो स्टेप में किया जाता है कि एक हैंड मोल्डिंग हो सकता है, एक मशीन मोल्डिंग हो सकता है, ठीक है। हैंड देखो, अब क्या होता है कि मशीन मोल्डिंग हो सकता है, स्टील मोल्डेड भी हो सकते हैं, और जो है वुड का भी बना हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना ये सब चीज नहीं पूछेगा, खाली मतलब हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ और ज़रूरी नहीं होता है पढ़ना, सब अगर पढ़ने लगेंगे तो फिर आप मतलब जो है साइंटिस्ट बन जाइएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है ये सब दिया भी नहीं है। उसके बाद क्या है कि हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि नोट, अब क्या होता है कि देखो स्टील से बना हुआ होगा तो अच्छा ही होगा, और जो है वुड से बना हुआ होगा तो थोड़ा सा रफ हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टील मोल्डेड ब्रिक आर यूज्ड इन द फेसिंग वर्क, अब मान लेते हैं ऑर्नामेंटल वर्क, यानी कि आप क्या करते हैं बढ़िया दिखना चाहते हैं तो अच्छा जो बना हुआ होगा आप फेसिंग की तरफ यूज करोगे, और अच्छा जो बना हुआ नहीं होगा वो क्या करेंगे, बैकिंग के साइड यूज करेंगे। इंटरनल डायमेंशन ऑफ द माउल्ड इज 10% मोर देन, हाँ ये चीज याद रखना है कि आपको मान लेते हैं कि 20 बाई 20 गुना 10 साइज का अगर जो है ब्रिक बनाना है, तो इसका जो ये ब्रिक का साइज हुआ और इसका माउल्ड का साइज जो होगा, तो इसके साइज से 10% अधिक रखा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए कहता है इंटरनल डायमेंशन ऑफ माउल्ड इज 10% मोर देन द कंप्लीटली बर्न ब्रिक, कंप्लीट बर्न ब्रिक से जो है 10% अधिक होना चाहिए। इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज द नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक, नॉमिनल साइज अभी हम लोग देखेंगे, नॉमिनल साइज होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होते हैं, ये सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर की पॉइंट जो है कि ब्रिक विच इज आज एक्सटेंसिवली यूज टू द बेसिक रिफ्रैक्टरी इन द फर्नेस, ये जो है क्या होता है, ये चीज ध्यान में थोड़ा सा रखना। जैसे क्या है मैग्नेसाइट ब्रिक, ये कहाँ पर यूज किया जाता है, कुछ मोटा ज्यादा हो रहा है, तो ये जो है क्या होता है कि एक्सटेंसिवली यूज करते हैं बेसिक रेफ्रेक्टरीज में, ठीक है, फर्नेस में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू IS 1077/1992, ये IS भी याद रखना है, ठीक है। नॉन मॉडुलर साइज ऑफ द ब्रिक, नॉन मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक कितना होता है, तो 230 गुना 110 गुना जो है कितना होता है 70 mm, ठीक है। ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई, और ये होता है हाइट। जैसे इस तरीके से अगर ब्रिक ब्रिक बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से अगर ब्रिक बना हुआ है तो ये हो जाएगा कितना डायमेंशन 110 mm का, और ये डायमेंशन जो हो जाएगा 230 mm का, और ये डायमेंशन जो है हो जाए ये डायमेंशन, ठीक है,
ये वाला डायमेंशन जो है हो जाएगा कितना 70 mm का, ठीक है। हाइट वाला डायमेंशन जनरली होता है 70 mm का, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद बॉडी ऑफ द ब्रिक आर वेल बर्न्ड, ब्रिक ऑक्युपाइंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द किल्न, ठीक है। जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ किल्न में रखा हुआ होता है वो जो है क्या होते हैं कि बॉडी ऑफ द ब्रिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग साइज बता रहे थे, ठीक है। देखो साइज में आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, रखना है क्या कि आपका एक स्टैंडर्ड यूजुअल साइज होता है और एक नॉमिनल साइज होता है। नॉमिनल साइज मतलब क्या है कि ब्रिक को जब हम लोग मोर्टार यूज करते हैं तो उसकी साइज थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड साइज या मॉड्यूलर साइज या नॉर्मल साइज, ये जो है होता है कितना 19 सेंटीमीटर बाई 19 सेंटीमीटर बाई 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। जब हम लोग इसको ब्रिक्स को जब इसमें यूज मोर्टार लगा देंगे तो 1 सेंटीमीटर करके बढ़ जाएगा, यानी कि 20 10 बाई 10, ठीक है। इसको हम लोग बोल लेते हैं क्या कि इसको नॉमिनल साइज बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं। अब इसको याद रखना है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो नॉमिनल साइज में याद रखना है, ये भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है 23 बाई 11.4 इंटू 7.6, ठीक है। ये जो है नॉमिनल साइज इसका है ट्रेडिशनल ब्रिक का, ठीक है। बाकी ये सब छोड़ दो, इसको ध्यान में रख सकते हो लेकिन पूछता नहीं है, तो इस चीज़ में ध्यान में जो है रखेंगे, ठीक है। अब एक ब्रिक का नॉर्मल वेट मतलब कितने के बराबर होता है, तो लगभग 3 केजी के बराबर होता है। अब देखो एक अलग जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है जो हम लोग देख रहे हैं क्या कि फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है कि जैसे ब्रिक का देखिएगा उठा करके एक पार्ट इस तरीके से गड्ढा किया होता है, ठीक है। ये पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होता है कि एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से जोड़ने के लिए, एक कोर्स को दूसरे कोर्स से जोड़ने के लिए ये की का काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो है साइज भी हम लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि ये फ्रॉग है, ये स्ट्रेचर है और ये हीडर है। तो देखो लंबाई के साइज को ब्रिक का क्या कहा जाता है, स्ट्रेचर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है क्या होता है कि हेडर साइज होता है, ठीक है, जो इसके पैरेलल इधर जो फेस वाला पार्ट होता है, ठीक है, हेडर साइज होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है तो जो है आपका ब्रिक का फ्रॉग होता है। तो हीडर स्ट्रेचर बाउंड भी होता है, ठीक है। हम लोग कैसे देखो लंबाई भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, तो दोनों को। तो हीडर स्ट्रेचर इंग्लिश बाउंड, उसके बाद फ्लेमिश बाउंड, ये सब जो है डबल फ्लेमिश बाउंड, सिंगल फ्लेमिश बाउंड, ये सारे बाउंड पर हम लोग देखेंगे और उस पर भी जो है क्वेश्चन आता है, और इसको तो आप लोग बगैर पढ़े हुए जाना ही मत। अब देखो फ्रॉग का कितना इंपॉर्टेंस रोल है, देखो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। इस पार्ट को देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये याद रखना है कि नॉमिनल साइज कन्वेंशनल का कितना 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6, और जो है स्टैंडर्ड का कितना होता है, तो नॉमिनल साइज कितना होता है तो 20 10 और 10 और ये वाला पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट को याद करके जाना है भैया, यही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। जी के एग्जाम में बहुत बड़ा नहीं आने वाला है। तो अब देखिए यहाँ कहता है कि फ्रॉग बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है कि डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस, यानी कि टॉप फेस पर जो खाली पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग इज द बीक इज केप्ट ऑन द टॉप while constructing into the wall so that the surface mortar is filled properly। अब देखो हमेशा जब मतलब जो वाल ये करेंगे तो हमेशा ऊपर की ओर रखेंगे इस फ्रॉग को, इस खाली पार्ट को, ठीक है। फ्रॉग को कभी भी हम लोग नीचे की ओर नहीं रखेंगे ताकि इसमें प्रॉपरली रूप से क्या कि मटेरियल भरा जा सके, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रॉग टू फॉर्मिंग द की बिटवीन टू कोर्सेस, हम कहे थे ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉग का फंक्शन क्या होता है। तो यानी कि दो कोर्सेस, कोर्सेस क्या है, जैसे एक लेयर ऑफ ब्रिक आप इस तरीके से जोड़े, दूसरे लेयर ऑफ ब्रिक को इस तरीके से जोड़े, तो ये एक कोर्स हो गया, ये दूसरा कोर्स हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए मतलब जो है मेन काम क्या करता है तो फरोग करता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है स्टॉक ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बता देते हैं वो फ़रोग कैसे। यहाँ पर आप थोड़ा साइज रखोगे तब ना वो अपने आप बन जाएगा जो है, ठीक है। तो वही फ़रोग और स्टॉक्स है और स्ट्राइक है। क्या होता है कि ब्रिक इस तरीके से मिट्टी डालने के बाद चारों तरफ से मिट्टी हटाने का जो काम करते हैं उसको स्ट्राइक कहा जाता है, ठीक है। इससे तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसलिए के लिए मतलब जो है था तो हम डाल दिए कि आप लोग के नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को इतना ये नहीं लेना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फ़रोग का साइज़ भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को कि फ़रोग का साइज़ जो होगा तो वो भी 3 डायमेंशनल होगा। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हाइट का होता है और जो है ये विड्थ जो होता है तो 2 या 1 सेंटीमीटर का जो है जनरली रखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को रखना है। स्टॉक बोर्ड का साइज़, पैलेट साइज़ जो है कितना होता है कि 30
और 12 और 1 सेंटीमीटर, तो आप लोग उधर देख ही लिए उसको। उसके बाद की पॉइंट जो है कहते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक आर रिकमेंडेड फॉर हिडन मेसनरी वर्क। देखो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हिडन मेसनरी वर्क के लिए कौन सा, देखो क्लास ऑफ ब्रिक अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं इसलिए यहाँ पर दिक्कत होगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, सेकेंड क्लास होता है, थर्ड क्लास ब्रिक होता है, उसके बाद झामा ब्रिक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज क्या किया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग इस चीज़ पे पढ़ेंगे जो है हिडन मेसनरी वाल के लिए किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर के लिए जो है क्या मोर्टार का जो इस्तेमाल किया जाता है 1:6 का किया जाता है। उसके बाद जो है क्या होता है कि स्पेशल मोर्टार का यूज करते हैं सेटलिंग ऑफ द रेफ्रेक्टरी ब्रिक, ठीक है। रेफ्रेक्टरी ब्रिक के लिए हम लोग स्पेशल मोर्टार का यूज करते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला पार्ट, ये वाला जो है जरूरी था और ये वाला जरूरी था, और ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे और एक स्लाइड बचा हुआ है हम लोगों का, तो उसमें थोड़ा-सा ये है। अब देखो ड्राइंग सुखाना जो है ब्रिक का कितना, देखो उसके बीच कितना मतलब पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहला कि मेन पर्पस ऑफ ड्राइंग क्या होता है, तो रिमूव द मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, और टू कंट्रोल श्रिंकेज, सेव द फ्यूल एंड टू द टाइम ड्यूरिंग बर्निंग, ये जो है हम लोग ड्राई करते हैं। ग्रीन ब्रिक कंटेन अबाउट 7 से 30% मॉइस्चर, ठीक है। ग्रीन ब्रिक 7 से 30% मॉइस्चर जो है होता है, ठीक है। ड्राइंग ऑफ ब्रिक इज डन बाय द फॉलोइंग 2 टाइप्स, दो तरीके से किया जाता है, एक नेचुरल ड्राइंग और एक जो है आर्टिफिशियल ड्राइंग, ठीक है। नेचुरल ड्राइंग में ब्रिक शुड बी ड्राइड इन द शेप, कहते हैं कि शेडेड एरिया, ये नहीं कि धूप में डायरेक्ट छोड़ देना है, ठीक है। नेचुरल ड्राइंग में आपको क्या धूप में नहीं छोड़ना है, शेडेड एरिया में करना है। नोट इन द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में नहीं करना। नंबर ऑफ ब्रिक कोर्स 7 से 8 नहीं होना चाहिए होलो, यानी कि एक ब्रिक फिर दूसरा ब्रिक रख के तीसरा ब्रिक रख के फिर इस तरीके से जो रखते हैं ना, तो 7 से 8 ब्रिक ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल ड्राइनिंग क्या है कि मेथड आर यूज टू द रेनी सीजन, जनरली रेनी सीजन में तो जल्दी सूखेगा नहीं, इसलिए हम लोग आर्टिफिशियल ड्राइंग का यूज करते हैं। मोर ब्रिक आर रिक्वायर्ड इन द लेस इंटरवल्स, कहते हैं कि और यानी कि कम टाइम समय में ज़्यादा अगर आपको ब्रिक चाहिए तो भी आर्टिफिशियल ड्राइंग करते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल करते हैं क्योंकि नेचुरल ड्राइंग में तो टाइम लगेगा। उसके बाद कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक इज, आप देखो दोनों चीज़ याद रखना है, ठीक है, कि स्ट्रेंथ याद रखना, जो सन ड्राइड ब्रिक है इसका स्ट्रेंथ 15 से 25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑन एवरेज अगर देखिएगा तो 21 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट बी अवेलेबल इन द सन ड्राइड, सन ड्राइड मतलब जो है वह ब्रिक में मॉइस्चर कंटेंट 3 से 4% ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आज हम यहीं पर ये करेंगे, कल यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू जो है करेंगे। आप लोग सारे लेक्चर्स को देखा कीजिए, आपको कुछ नोट्स वगैरह कुछ बनाना नहीं है, बस 10 से 15 मिनट देख लेना, आपका क्या होगा रिवीजन हो जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन जब आएंगे तो वहाँ आपको आसानी जो है होगी बनाने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस चीज़ को फॉलो करेंगे।